हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पाडले कॉमर्स। मैं हूँ हीर, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में आपको 2 हिस्सों में पढ़ाने वाली हूँ। उसका फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपके साथ कर दिया है। आज हम उसका सेकेंड पार्ट करके ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर, बाद में फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, इतना करके हमारा ये चैप्टर समाप्त। तो शुरू कर देते हैं हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ। कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, जैसे आप लोग यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर देखिए, डेट और इक्विटी से बना हुआ है। यहाँ पे भी देखिए, कैपिटल जो है वो हमारा क्या कह रहा है, कैपिटल हमारा या तो हम लोग ऐसे डेट के थ्रू आ सकता है या तो इक्विटी के थ्रू आ सकता है। सो इसका क्या मतलब हुआ, कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट हमारा रेशियो ऑफ व्हाट, ऑफ आवर डेट एंड इक्विटी। कि हमारे जो कैपिटल है, टोटल हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो कैपिटल है उसमें डेट कितना है और हमारा इक्विटी कितना है, उसका जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। रिमेंबर वन थिंग, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर अलग क्यों है। फाइनेंसिंग डिसीजन हम लोग डिसीजन लेते हैं कितना होगा, वो जो डिसीजन लेने के बाद जो हमारा रेशियो होगा उसे हम कहेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, लेट्स सी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द मिक्सचर बिटवीन ओनर एंड बोरोड फंड। ओनर का फंड और बोरोड फंड कितना है, उसका जो रेशियो है उसे हम कहेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट इक्विटी रेशियो और डेट आउट ऑफ द टोटल कैपिटल। उसे कैलकुलेट करने का 2 तरीका है। या तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डेट अपॉन हमारा इक्विटी, डेट इज आवर बोरोड, इक्विटी इज आवर ओनर्स फंड। या तो एक और तरीका है, डेट अपॉन टोटल कैपिटल, मतलब हमारा बोरोड फंड अपॉन टोटल, टोटल मतलब इक्विटी प्लस बोरोड। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का। क्या बात कर रहे हैं आगे, कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ फर्म। भाई जो इंटरेस्ट देते हैं डेट को वो काफी कम होता है देन द डिविडेंड दैट इज गिवन टू द ओनर्स फंड। ओनर्स को जो डिविडेंड देते हैं वो काफी ज्यादा होता है, जबकि हम इंटरेस्ट जो देते हैं, हमारा जो हमने कर्जा लिया हुआ है, जो लोन लिया है, वो काफी ज्यादा कम है। बराबर। और एक और बढ़िया चीज, टैक्स लायबिलिटी में क्या करता है, डिडक्ट करता है। अगर हमने कभी भी कर्जा लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो हमारे टैक्स में से टैक्स डिडक्टेबल है। ऐसा क्यों, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है, आप लोग अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, पीएनएल अकाउंट याद कीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें निकलता है उसके बाद हम लोग सारे इंटरेस्ट जो हमने दिए वो माइनस करते हैं, उसके बाद हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। ये जो नेट प्रॉफिट होता है इसके ऊपर हम टैक्स देते हैं। तो फिर भाई अच्छा है ना, इंटरेस्ट अगर हम लोग और डिडक्ट करते जाएंगे तो हमारा जो टैक्स भी करना पड़ेगा वो कम होगा। इसलिए क्या होता है, वो हमारा टैक्स भी कम करता है अगर हमने कर्जा लिया है तो। बराबर। बट फाइनेंशियल रिस्क बहुत है। व्हाई इज इट सो, भाई कभी कभी ऐसा हो सकता है ना दैट यू आर नॉट एबल टू मेक द पेमेंट। अगर पेमेंट नहीं कर पाए फिर क्या होगा, आपको इंटरेस्ट तो देना ही है। व्हाट इफ यू आर नॉट एबल टू गिव दैट। सो भाई फाइनेंशियल रिस्क होता है बिकॉज समटाइम्स यू माइट नॉट एबल टू पे द इंटरेस्ट, कोई भी रीजन हो सकता है। अभी देखिए ये फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज इसको कहते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज क्या है, डेट अपॉन टोटल कैपिटल, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है, फाइनेंशियल लेवरेज। अभी अगर हमें जानना है कि भाई कौन सा हमारे लिए बेटर है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी उसे कहते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है कि भाई इक्विटी में ट्रेड नहीं कर रहे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिबेंचर्स ले रहे हैं rather than taking what, rather than taking the equity shares, बट नाम उल्टा है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है भाई, क्या फर्क पड़ता है, जो है वो है। सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करने का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग कर्जा लीजिए ताकि क्या हो सके, इससे आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ जाएगा। बट इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है दैट दिस इज हाउ इट विल बी हैपनिंग। इसके लिए हम लोग एक पूरा कैलकुलेशन करते हैं, तो न्यूमेरिकल है भाई, बीएसटी में है।
सो उसे हम लोगों को साइड में नहीं रखना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि भाई हमारा जो टोटल फंड है उसके बारे में बात किया है, 30 लाख है। टोटल फंड हमारा 30 लाख है, मतलब क्या है, हमारा जो टोटल कैपिटल है वो 30 लाख है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट रेट हमारा 10% है, टैक्स रेट हमारा 30% है, और उसके बाद हमारा EBIT का फुल फॉर्म क्या है, EBIT इज नथिंग बट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब मैंने टैक्स और इंटरेस्ट अभी तक नहीं पे किया, उसके पहले मैंने कितना कमाया, दैट इज EBIT। उसके बाद हमारा डेट कितना है, डेट के सिचुएशन दी है कि आपने कितना कर्जा लिए हो। सो एक सिचुएशन में हमने 0 कर्जा लिया, मतलब पूरा का पूरा 30 लाख जो है हमारा कहाँ से है, इक्विटी के थ्रू। तो सिचुएशन 2 में क्या कह रहे हैं, 10 लाख का कर्जा लिया है। तो यहाँ पे अगर मैं आपके लिए सिचुएशन 1 की बात करूं तो हमारा डेट कितना है, 0, और हमारा इक्विटी के थ्रू कितना है, इक्विटी के थ्रू पूरा 30 लाख, क्योंकि टोटल कैपिटल हमारा इतना था। इसमें एक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ, जो शेयर का प्राइस है पर शेयर इट इज 10 रुपीज। तो मेरे टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे, एक शेयर 10 रुपए का है, मेरे पास है 30 लाख के शेयर, तो मेरे डिवाइड करूंगी अगर 10 के साथ, तो मेरे पास टोटल शेयर्स कितने हैं, 3 लाख। वैसे ही अगर हम सिचुएशन 2 की बात करें, सिचुएशन 2 में क्या कहा है, मेरा डेट कितना है, 10 लाख, बराबर डेट कितना है अपना, 10 लाख। तो इक्विटी के थ्रू ऑब्वियसली मैंने कितना रेज किया होगा, 20 लाख, क्योंकि मेरा टोटल कैपिटल कितना था, 30 लाख, तो 20 लाख यहाँ से। सो मेरे टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे, उसको वापस से मैं क्या करूंगी, डिवाइड बाय 10, क्योंकि क्या है यहाँ पे हमारा पर शेयर कॉस्ट है 10 रुपए। सो मेरे टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे, इसे अगर मैं डिवाइड बाय 10 करूं तो 2 लाख। वैसे ही वो लोग सिचुएशन 3 की बात कर रहे हैं। सिचुएशन 3 में क्या है, हमारा डेट कितना है, 20 लाख रुपए का, और हमारा तो फिर इक्विटी कितना हो जाएगा, 10 लाख। अगर इक्विटी 10 लाख है तो मेरे टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे, इसे मैं कर दूंगी डिवाइड बाय 10। डिवाइड बाय 10 करें तो आ जाता है 1 लाख, बराबर। ये तो हमारा अभी तक सिर्फ छोटा सा पार्ट आपको बताया है, अभी इसका और भी थोड़ा है। सो हम लोग अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे EBIT। EBIT लिख लेंगे, कितना है, 4 लाख, बराबर। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे बना दिया, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3, ऐसे मैंने 3 सिचुएशंस बना दिए हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग EBIT लिखेंगे कि हमारा EBIT कितना है। EBIT हर एक केस में 4 लाख ही होगा, बराबर, कोई भी केस हो हमारा EBIT कितना है, 4 लाख 4 लाख 4 लाख। तो सिचुएशन 1 हो, 2 हो या 3 हो, आई एम गोइंग टू राइट 4 लाख। EBIT क्या है मेरा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इसमें से मुझे इंटरेस्ट पहले माइनस करना पड़ेगा। सो हम लोग सबसे पहले करेंगे इंटरेस्ट माइनस। इंटरेस्ट कितना यहाँ पे बताया था, इंटरेस्ट रेट था 10%, तो मैं क्या करूंगी, 4 लाख का हम लोग 10% है, तो इंटरेस्ट किस पे लगता है, हमारे डेट के ऊपर, बराबर। तो फर्स्ट केस में डेट 0 था, 0 का क्या होगा, 10% 0, इसका 10% क्या होगा, इसका 10% होगा 1 लाख, और 20 लाख का 10% होगा 2 लाख। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो निल, मतलब हम लोग 0 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लाख और यहाँ पे 2 लाख। अब ये इंटरेस्ट को हम लोग करेंगे माइनस, तो इसमें से जब मैं 4 लाख में से 0 माइनस करूंगी, मेरे पास 4 लाख बचेंगे। 4 लाख में से 1 लाख माइनस करूँ तो 3 लाख बचेंगे, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 लाख बचेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट तो माइनस कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स कितना बताया था, यहाँ पे हमें टैक्स बताया था 30%, तो हम लोग इन सब का 30% निकालेंगे। ये जो है ना, ये वाला, इन सब का हम लोग 30% निकालेंगे, ठीक है। सो 30% हम लोग जब सबका निकाले, आपको उसका बढ़िया तरीका बताती हूँ। 30 इट्स अ मल्टीपल ऑफ 10। सो हम लोग क्या करेंगे, इसका 4 लाख में से एक 0 को हम हटा देंगे पहले, ठीक है, एक 0 हटा देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो कितना आया मुझे, 1 लाख
20,000 ये रहा। वापस से 3 लाख है, 3 लाख में से हम लोग एक जीरो वापस से हटा देंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 30% है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आया 90,000। वैसे ही 2 लाख है, 2 लाख में से एक जीरो हटाया तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, सो इट इज 60,000। अब इसको भी हम लोग माइनस कर देंगे इसमें से, ये दोनों को हम माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2,80,000, 2,10,000 और 1,40,000। अब ये हमारा क्या है, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारा हो गया। अब हमें अगर जानना है हमारा EPS कितना है, दैट इज अर्निंग पर शेयर। अगर हमें अर्निंग पर शेयर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड कर देंगे। अर्निंग आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर्स के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो जब मैं 2,80,000 को 3 लाख से डिवाइड करूँ तो मुझे आता है 0.93। वैसे ये आ जाएगा 1.05 और ये आ जाएगा 1.4। कैन यू सी वन थिंग, जब मेरा डेट अच्छा खासा था, इसमें मेरा डेट कितना था 20 लाख, तब मेरा अर्निंग पर शेयर बढ़ गया ना, इट्स अ गुड थिंग राइट। सो इस केस में कैसा था भाई, आप ज्यादा डेट लीजिए। अगर आप डेट नहीं ले रहे तो आपका अर्निंग पर शेयर कितना कम है, आपके जो इन्वेस्टर्स है वो लोग कितना कम कमा रहे हैं, जिनके पास आपके शेयर्स है देयर अर्निंग सो लेस। सो इसमें क्या बढ़िया है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक्चुअल में ये केस में बहुत अमेजिंग है, क्योंकि हमारा EBIT जो ये इतना था वो केस में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक्चुअली वर्क्स फॉर अस। बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमेशा काम करेगा। हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे पता है, ये जो हमारा EBIT है, ये जो हमारा EBIT है उसको 4 लाख की जगह हम 2 लाख कर देंगे। बाकी सब कुछ सेम, बस सिर्फ ये 4 लाख की जगह हमारा 2 लाख हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी सेम, कि हमारा क्या कहते हैं, टोटल फंड, टोटल कैपिटल 30 लाख का है, हमारा इंटरेस्ट 10% है, टैक्स है 30%। सिचुएशन 1 2 3 एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट वन थिंग, कि हमारा EBIT कितना है 2 लाख। तो इसलिए अगर मेरा सिचुएशन ये सब सेम है तो ये भी हमारा सेम ही होगा। अभी इसमें कैसे फर्क पड़ेगा, लेट्स सी। सो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, जहां ये 4 लाख है उसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, 2 लाख लिख दूंगी, बराबर। I'll just change the color for you all so it will become easier for you all to understand that. So हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बन गया मेरा 2 लाख, ये भी हमारा बन गया 2 लाख और ये बन गया 2 लाख EBIT। अब EBIT में से हम क्या करते हैं, हम लोग इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। इंटरेस्ट तो हमेशा अपना सेम ही होगा क्योंकि हमारा सिचुएशन में जो डेट था वो सेम था, तो इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी सेम। सो यहाँ पे 2 लाख में से अगर 0 गया तो कितना बचा, 2 लाख। 2 लाख में से अगर 1 लाख गया तो कितना बचा, 1 लाख बचा। 2 लाख में से अगर 2 लाख पूरा गया तो हमारा बचा कितना, 0 ना, नील है। इसलिए मैं इसको एक काम कर देती हूँ, कट कर देती हूँ, ठीक है। नील बच गया, 0 बचा है यहाँ पे हमारा। अभी ये तो हमारा है EBT। अभी हम लोग टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। टैक्स कितना था 30%, तो हम लोग 2 लाख का 30% अगर मैं निकालूं तो कितना होता है 60,000, बराबर। मैं यहाँ पे आपको यहाँ भी दिखा देती हूँ, दैट वुड बी वे बेटर। तो अगर हम 2 लाख में से 60,000 माइनस कर दे, सो ये हमारा 2 लाख क्या था EBT और ये है हमारा टैक्स। सो यहाँ पे अपना कितना था 1 लाख और यहाँ पे अपना है 0। सो इसका 30% कितना होगा 30,000 और इसका 30% 0। अब हमें ये EBT और टैक्स को अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। हमें मिल जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो इनको माइनस अगर हम करते हैं, मुझे मिला 1,40,000, ये मिला 70,000 और यहाँ पे 0 में से 0 गया तो 0, बराबर। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। इसे हम डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैंने आपको एक काम कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने वो बना दिया था, बट आई एम जस्ट मेकिंग इट ओवर हियर फॉर यू ताकि हमें समझ में आ जाए। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने थे, सेम ही तो थे, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख।
अभी अगर हमें अर्निंग पर शेयर ढूंढना है, मैंने आपको कहा था ये दोनों हमारे डिवाइड हो जाते हैं। सो 1,40,000 को 3 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 0.47। 70 को 2 लाख से करें तो 0.35। अगर हम 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग करें तो 0 ही मिलेगा। ये केस में आपने देखा एक चीज, अगर मैंने थोड़ा भी डेट लिया तो मेरा कितना अर्निंग पर शेयर कम हो रहा है। सो जब मेरा EBIT कम था, 2 लाख ही था, एवरीथिंग वाज सेम, तो वो केस में मेरे लिए क्या बेटर था कि भाई मैं बिल्कुल भी डेट ना लूं, थोड़े भी डिबेंचर्स और वो सब ना लूं। मेरे लिए सबसे बढ़िया है ओनर्स फंड ये केस में, क्योंकि तभी मेरा अर्निंग पर शेयर ज्यादा था। सो यू हैव टू डू ऑल दिस कैलकुलेशन टू चेक कि आपके लिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेटर है या नहीं है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। एक बार आपको सिर्फ इसका जिस्ट दे देती हूँ कि हमें कैसे इसे ढूंढना है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे EBIT जितना भी हो, उसमें से हम लोग इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। वो करने पे हमें क्या मिलेगा, इन EBT दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से हम लोग टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स को के बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर्स, और ये दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, EPS अर्निंग पर शेयर। बराबर, इजी। चलो आगे बढ़ जाते हैं अभी हम लोग। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। देयर आर मेनी 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 फैक्टर्स। बड़ी इजी है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत ही ज्यादा इजी है वो चीज। सबसे पहला क्या है, कैश फ्लो पोजीशन। भाई आपका कैश फ्लो पोजीशन कैसा है वो देखना ही पड़ेगा। कैश फ्लो पोजीशन मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ क्या है। कैश फ्लो पोजीशन अगर आपका अच्छा है तो आप डेट के थ्रू कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप डेट रेस कर सकते हो। बट ये देखना है कि भाई पैसे सारे खर्च करने के बाद थोड़े पैसे साइड में रहे, थोड़ा बफर में रहना चाहिए ना भाई। अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो साइड में थोड़ा कैश हमेशा होना चाहिए। घर पे भी तो हम रखते हैं, यस और नो, कि यार कभी कुछ इमरजेंसी हो गई तो, इसलिए बफर में थोड़ा कैश होना चाहिए। फिर आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत बताया है नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग। हमारा नंबर ऑफ टाइम्स कितना अर्निंग है, EBIT, नंबर ऑफ टाइम्स EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ अ कंपनी, जो हमारा इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन कवर कर रही हो। अगर आपका ICR अगर आपका बढ़िया है, आप डेट के थ्रू फंड्स रेस कर सकते हो, बट अगर नहीं है देन इट्स बेटर नॉट टू डू दैट। बराबर। बट अगर ये है ना पूरा फुल फ्लेज नहीं है, ICR इतना ज्यादा आपको अच्छे से डिटेल में सब कुछ नहीं बताएगा जितना आपको DSCR दैट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो आपको बताएगा। अगर आपका ICR में कोई भी डेफिशिएंसी हो वो आपका कौन फुलफिल करता है, DSCR। अगर आपका DSCR बढ़िया है देन यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन टेकिंग द फंड्स थ्रू द व्हाट डू वी से, थ्रू यू कैन टेक बोरोड फंड। बट अगर आपका DSCR इतना अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, तो भाई बोरोड फंड मत लो, बिल्कुल भी डेट के थ्रू फंड्स रेस मत करना। बाद में क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अरे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसा है, अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा आ रहा है देन इट्स नॉट एन इश्यू। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर हमारा ROI दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यूज कर सकते हैं। बट अगर हमारा ROI अच्छा नहीं है तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मत करो, डेट के थ्रू रेस कर दो। कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, देखो अगर कभी भी हम लोग है ना बहुत ज्यादा डेट लेते हैं तो क्या हो जाता है, हम लोग है ना लोअर रेट अगर हमारा देखो लोअर रेट पे लिया, क्या कह रहे हैं, फर्म्स एबिलिटी टू बोरो एट लोअर रेट इंक्रीजेज इट्स कैपेसिटी टू एम्प्लॉय हायर डेट। मतलब अगर हम लोगों ने लोअर रेट पे लिया है तो उससे क्या हो सकता है, हम लोग और ज्यादा कर्जा ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को इतना ज्यादा इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है ना। बराबर, इसलिए हम लोग और ज्यादा कर्जा ले सकते हैं। दस मोर डेट कैन बी यूज्ड इफ डेट कैन बी रेज्ड एट लोअर रेट। अगर आपने लोअर रेट पे अगर आपको डेट मिल गया है पहले, आप और ज्यादा डेट के थ्रू फंड्स रेज कर सकते हो, क्योंकि आपको इतना ज्यादा इंटरेस्ट देना नहीं पड़ रहा है। ओके। फिर टैक्स रेट क्या है, अगर आपका टैक्स रेट बहुत हाई है तो भाई इट्स बेटर अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग डेट के थ्रू फंड्स रेज करें, क्योंकि डेट क्या करता है, हमारा नेट प्रॉफिट को कम करता है, तो हमें टैक्स कम देना पड़ेगा ना।
बट अगर हमारा टैक्स रेट कम है तो भाई आप इक्विटी के थ्रू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो हमारा क्या है, टैक्स डिडक्टेबल है, याद रखना। बट अगर मेरा इंटरेस्ट कम होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा नेट प्रॉफिट जितना भी हो, टैक्स रेट तो कम है। टैक्स रेट अगर मेरा कम है तो फिर मुझे इतने मेरे नेट प्रॉफिट पे टैक्स देना इतना नहीं पड़ेगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इक्विटी के थ्रू फंड्स रेस कर सकती हूँ। फ्लोटेशन कॉस्ट कैसा है? फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, जो हमारा कॉस्ट लगता है टू रेज फंड थ्रू एनी सोर्स ऑफ फंड, इसे कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा हाई है किसी चीज का तो उसके थ्रू फंड रेज मत करो, कम है तो उसके थ्रू कर दो, इट्स एज सिंपल एज दैट। फिर क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो स्टॉक ऑफ ओनर्स जो होते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो स्टॉक ओनर्स होते हैं, दे एक्सपेक्ट अ रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इक्विटी विच इज कमेंसुरेट विद द रिस्क दे आर अज्यूमिंग। ऑब्वियसली जिसने भी अगर जो इक्विटी शेयर्स लिए हैं उन्हें क्या चाहिए, अच्छा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए ना, क्यों, भाई उन्होंने रिस्क लिया है, अगर मैं रिस्क ले रही हूँ देन ऑब्वियसली आई वुड वांट समथिंग फॉर दैट, यस और नो, हमें सबको चाहिए। When a company increases debt, अगर भाई डेट बढ़ा दिया तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उन्हें रिस्क झेलना पड़ेगा, क्योंकि उनको पक्का नहीं है ना कि अब अभी आपको अगर मिलेगा या नहीं रिटर्न, आपको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर डेट जो है वो बियॉन्ड द पॉइंट चला जाता है तो उससे क्या होता है, इक्विटी का कॉस्ट ऊपर चले जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, जो हमारे शेयर प्राइस है वो कम हो जाते हैं, शेयर प्राइस बहुत कम हो जाते हैं। इवन दो हमारा जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, बट जो हमारे शेयर के प्राइस है वो काफी नीचे चले जाते हैं, तो फिर द इन्वेस्टर्स आर नॉट गोइंग टू लाइक दैट थिंग। रिस्क भी कंसिडर करना पड़ता है, अरे भाई रिस्क तो देखो किसमें कितना ज्यादा है, अगर रिस्क हमारा हमें लग रहा है इस चीज में बहुत ज्यादा है तो उसके थ्रू फंड्स रेज करना डज नॉट मेक सेंस, बट अगर हमारा रिस्क कम है then it's okay, then we can raise our funds through that source. So risk actually matters a lot while choosing the source of the fund. फिर क्या कह रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर फर्म ने बहुत ज्यादा डेट उठा लिया है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि दे कैन नॉट टेक मोर डेट नाउ। कितना डेट लेंगे, फिर एक पॉइंट के बाद कोई भी उन्हें डेट नहीं देगा ना, वो लोग बोलेंगे आपके ऊपर तो ऑलरेडी इतना सारा कर्जा है, अब हम आपको कहाँ से कर्जा दे। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी थी उनकी कि वो लोग और ज्यादा डेट रेज कर सकते थे, बट अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो लिमिट जो उनकी थी डेट की वो उन्होंने क्रॉस कर दी है। सो फ्लेक्सिबिलिटी अगर उन्हें चाहिए अच्छी खासी तो डेट के थ्रू फंड्स थोड़े कम रेज करो। ओके फिर कंट्रोल, हमें ये पता है ओनर्स फंड जो है, इक्विटी शेयर्स जो होल्डर होते हैं वो लोग कौन होते हैं, ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओनर्स के पास वोटिंग राइट होता है, अगर इनके पास वोटिंग राइट है तो उनके हाथ में कंपनी का कंट्रोल भी होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि कंपनी का कंट्रोल बहुत सारे लोगों के हाथ में ना जाए तो इक्विटी शेयर के थ्रू तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि उससे क्या होगा, ज्यादा ओनर तो ज्यादा लोगों के हाथ में कंट्रोल। तो इसके लिए क्या होगा, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेट के थ्रू फंड्स रेज करने पड़ेंगे। वैसे ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी देखना पड़ेगा, हर एक कंपनी को कुछ रूल्स जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं जो लॉ में बताए गए हैं। क्या कह रहे हैं, रेजिंग फंड फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर फुलफिलमेंट ऑफ अदर नॉर्म्स। अगर आपने बैंक या कोई और इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी अगर आपने फंड्स रेज किया, आपको सर्टेन नॉर्म्स, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। The relative ease with which these norms can be met or the procedures completed depends. भाई कितना ईज के थ्रू आपके वो प्रोसीजर्स आप कर पा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके थ्रू फंड्स रेज करोगे या नहीं। अगर यार उसका प्रोसीजर बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा उसमें हमारा सर खराब हो रहा है, तो वो लोग सोचेंगे छोड़ो यार इसके थ्रू फंड्स रेज तो ना ही करे, क्योंकि प्रोसीजर ही इतना है, इतने सारे नॉर्म्स है, ये करना है वो करना है, इट्स बेटर नॉट टू रेज फंड थ्रू दैट सोर्स। पर अगर ईज के थ्रू आपका सब कुछ हो रहा है देन इट्स बेटर आप वहीं से फंड्स रेज कर दे। और भी है, थोड़े से है, ज्यादा नहीं है, प्लीज बी विथ मी। स्टॉक मार्केट की कंडीशन कैसी है, अगर स्टॉक मार्केट अपना बहुत बढ़िया जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, इक्विटी शेयर के थ्रू आप फंड्स रेज कर सकते हो। पर अगर हमारा स्टॉक मार्केट एकदम नीचे है तो इक्विटी के थ्रू फंड्स आप रेज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई है ही नहीं खरीदने के लिए। आप अपने शेयर्स तो मार्केट में डाल दोगे बट खरीदेगा कौन, तो आपका तो नुकसान है, आपको पैसे आए ही नहीं। फिर क्या है, बाकी के कंपनी है ना, उनका भी कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं, एक काम करते हैं कि भाई दूसरे के पास क्या है वो देखते हैं, दूसरे ने कैसे किया है, तो उससे क्या होता है
हेल्प मिल जाती है कि हाउ टू डू इट, व्हाट इज द बेटर वे टू डू इट। अगर उनका अच्छा है देन वी कैन चूज दैट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्सो, मतलब उसका थोड़ा सा पार्ट हम लोग ऐसे देख के कर सकते हैं। बट अगर हमारी जो सामने वाली कंपनी है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत खराब है उनका, तो फिर हमें एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि ऐसा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप सो इतना आपको क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर। फिक्स्ड कैपिटल बहुत इजी है, उसके बाद होगा वर्किंग कैपिटल एंड देन वी आर डन। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, ये रहा हमारा उसका मीनिंग। क्या कहते हैं इसमें, फिक्स्ड कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स विच इज टू बी यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो पैसे हमने जो फिक्स्ड एसेट्स में डाले हैं, बिल्डिंग है, मशीनरी है, वो सब में जो हमने पैसे डाले जो हम लोग बहुत लंबे टाइम तक यूज करने वाले हैं, उसे कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट भाई, क्योंकि वो हमारे कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प करता है। भाई इसमें हम लोग काफी ज्यादा पैसे होते हैं यार। जो फिक्स्ड कैपिटल अगर हमें खरीद, फिक्स्ड कैपिटल जो हम लोग डाल रहे हैं फिक्स्ड एसेट में, भाई बहुत ज़्यादा पैसे हमें डालने पड़ते हैं, ऐसे कम पैसों में नहीं चल जाता है। वी हैव टू पुट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कैपिटल। तो भाई हमें बहुत ध्यान से सोच के करना पड़ेगा यार कि हाँ यार ये एसेट हमारे लिए काम का है या नहीं है। लॉन्ग रन में हमारा इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ ऊपर जाएगी या नीचे चली जाएगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा ये रिस्क इन्वॉल्व होता है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे हमने इसमें इन्वेस्ट किया है ना। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो फिर हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बराबर। बाद में इर्रिवर्सिबल डिसीजंस है ये। इर्रिवर्सिबल क्यों, अरे भाई देखो इतने ज़्यादा पैसे डाले हैं, अब इसमें से मुकर जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। यस और नो, कि भाई इतने ज़्यादा पैसे ऑलरेडी डाल दिए, अब भी हम लोग पीछे हट गए तो हमारा कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए जनरली इर्रिवर्सिबल होते हैं। पर अगर आपको इसमें से पीछे वापस से जाना है तो आपको बहुत बहुत नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए हमारा फिक्स्ड कैपिटल के लिए हमारे जो भी डिसीजन होते हैं बहुत ही हमें सोच समझ के लेने पड़ते हैं, ऐसे ही रैंडमली हम लोग नहीं ले सकते हैं। अभी आ जाते हैं इसमें हम लोग आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आपको कितना फिक्स्ड कैपिटल चाहिए वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपका बिजनेस कैसा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है क्या आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है आपको बहुत ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए क्योंकि आपको मशीन चाहिए होगी, सब कुछ चाहिए होगा। बट अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो, खरीदना और बेचना, उसमें क्यों इतना फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। आप लोगों को मशीन कोई लेने की ज़रूरत है नहीं ना। तो आपका अगर ट्रेडिंग का बिजनेस है, सर्विस का बिजनेस है, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगा। बाद में क्या कह रहे हैं, आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन। लार्ज स्केल ऑपरेशन है तो बहुत ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल, स्मॉल स्केल ऑपरेशन है तो कम फिक्स्ड कैपिटल में आपका काम हो जाएगा। आप कौन से टेक्निक से काम कर रहे हो, क्या आप लोगों का लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है। कैपिटल इंटेंसिव मतलब आप मशीन्स और वो सब बहुत यूज कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल लगेगा। बट अगर आपका लेबर इंटेंसिव है, मैनुअली सब काम कर रहे हो, हाथ से सारे कारीगर है, सब है, तो आपको क्यों फिक्स्ड कैपिटल लगेगा। फिक्स्ड कैपिटल से तो मशीन खरीदते हैं, यहाँ अगर आप देखेंगे मशीन खरीदते हैं, टेम्पो खरीदते हैं, बिल्डिंग हो गई, हमारा कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब कुछ हमारा फिक्स्ड कैपिटल है। इसके लिए क्या ज़रूरत है, लेबर इंटेंसिव है तो आप लोगों को तो सैलरी या तो वेजेस देना है ना। फिक्स्ड कैपिटल का क्या करोगे आप। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर आपकी कंपनी ऐसी है जो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है जो जल्दी से ऑब्सोलीट हो रही है, आपको नई नई टेक्नोलॉजी बार बार खरीदनी पड़ रही है, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल बहुत लगेगा। पर अगर आपकी कंपनी ऐसी है जो एक ही हमारी अगर कोई टेक्नोलॉजी है लंबे समय तक चल रही है, आपको नई खरीदने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगा उस चक्कर में, बराबर। फिर क्या कह रहे हैं, आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर आपको लग रहा है आपकी कंपनी का ग्रोथ आगे जाके बहुत होने वाला है, आपको ग्रो और करना है, आपको फिक्स्ड कैपिटल बहुत लगेगा। बट आपको लग रहा है नहीं यार, आई एम हैप्पी वेर एवर आई एम, मुझे ग्रो ही नहीं करना है, जहां पर हूँ वहां पे मैं खुश हूँ, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगा। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन, अगर आपकी कंपनी बहुत सारे बिजनेस कर रही है, आपकी कंपनी कपड़े भी बना रही है, आपकी कंपनी प्लास्टिक की बॉटल्स बना रही है, आपकी कंपनी क्या कुछ नहीं कर रही है, शैम्पू बना रही है, आपकी कंपनी साबुन बना रही है, सब कर रही है, इतना सारा अगर कर रही है तो उतनी सारी अलग अलग मशीन्स भी होगी,
उतनी सारी अगर अलग अलग मशीन खरीदनी है तो हमारा फिक्स्ड कैपिटल बहुत ज़्यादा लगेगा। बट अगर आपकी कंपनी सिर्फ एक काम कर रही है, वो इतना ज़्यादा अलग अलग उनका बिजनेस नहीं है, तो उनको कम फिक्स्ड कैपिटल लगेगा। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, अगर एक कंपनी जो है वो क्या कर रही है, इजीली वो अपने सारे जो एसेट्स है रेंट पे ले रही है। अगर रेंट पे ले रही है, अपना खुद का नहीं ले रही है, तो क्या हो जाएगा, उन्हें फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगा। बट अगर अपना खुद का उन्हें परचेज करना है, वो लोग बोलेंगे नहीं हम लोग किसी और का नहीं खरीद यूज करते, हम तो अपना खुद का मशीन लेकर आएंगे। भाई अगर आपको वो करना है ना, तो फिर आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना खुद का घर लिया तो आपको एक साथ कितना सारा पैसा लगता है, बट अगर हम रेंट पे रह रहे हैं तो हमें पैसे कम लगते हैं, बराबर। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अगर आपने किसी और के साथ कोलैबोरेट किया, पार्टनरशिप में हो, जॉइंट वेंचर में हो, कुछ भी हो, तो आपको कम फिक्स्ड कैपिटल लगेगा, क्योंकि वो भी तो इंसान पैसे लाएगा। आप दोनों के ही पैसे लग रहे हैं तो आपको फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगा। बट अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हो, यू आर लाइक नहीं भाई मैं अकेले ही बिजनेस करूंगा, आई डोंट वांट एनीवन एल्स, वो वन मैन आर्मी टाइप अगर आपको जाना है, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल के ऊपर। वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट व्हाट, हमारे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, जो पैसे बचे उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, बराबर। हमारे करंट एसेट में से जब हम करंट लायबिलिटीज माइनस करते हैं उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट क्या है, वो एसेट जिसको हम एक साल के अंदर पैसों में कन्वर्ट कर सकते, कि वो एसेट हमारा बेच दे तो हमें पैसे मिल जाएंगे एक साल के अंदर। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज है जिसे हमें वो पैसे उन्हें देने पड़ेंगे, कर्जा है वो जो हमें एक साल के अंदर चुकाना ही पड़ेगा। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जो भी हमारे पैसे बचते हैं उसे हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का एक और हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है, इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग करंट एसेट। करंट एसेट को होल्ड करने के लिए हमारे टोटल कैपिटल में से जो पैसे होते हैं उसे कहेंगे वर्किंग कैपिटल। पर सबसे बढ़िया वाला मैंने आपको जो मीनिंग था वो दे दिया है, वो क्या था, करंट वर्किंग कैपिटल इज एक्सेस ऑफ व्हाट, एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। ये वाला बढ़िया है, करंट एसेट हमारे ज्यादा थे ना, तो क्योंकि हमने माइनस किया तो इट इज एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। अब इसका हम लोग लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कि भाई वर्किंग कैपिटल आपको कितना लगेगा वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने फिक्स्ड कैपिटल देखा था, वैसे ये भी देखेंगे। सबसे पहले इसमें भी है नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा है। अगर आपका ट्रेडिंग है या सर्विस है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, बट अगर आपका वापस सेम हो गया मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। अगेन सेम पॉइंट है, स्केल ऑफ ऑपरेशन, large scale operation larger the working capital, small scale operation though lesser the working capital. बिजनेस साइकिल, भाई अगर आप लोगों का जो बिजनेस साइकिल कैसा है, जब भी बढ़िया एकदम ऊपर आपका बिजनेस चल रहा है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, बट डिप्रेशन के टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। सीजनल फैक्टर, आपकी है मिठाई की दुकान, मिठाई की अगर आपकी दुकान है तो आपको पता ही होगा कि भाई जब भी कोई हमारे वहाँ पे कोई अगर फेस्टिवल्स आते हैं तो क्या होता है, तभी हमारी मिठाई बहुत ज़्यादा बिकती है। तो अगर सीजन चल रहा है आपके बिजनेस का, वो टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, पर अगर सीजन नहीं है फिलहाल तो आपको वर्किंग कैपिटल बहुत कम लगेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें छतरी की, छतरी के लिए अगर जो हमारा सीजन होता है, जब बारिश का सीजन है तब वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है कि और ज़्यादा छतरी मैन्युफैक्चर करनी है। पर जब बाकी का कोई टाइम हो, ठंडी का सीजन हो, गर्मी का हो, तभी हमें उसके लिए वर्किंग कैपिटल कम लगता है, क्योंकि वो टाइम पे कौन यूज़ करने वाला है, तो इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग उसकी नहीं होती है। फिर प्रोडक्शन साइकिल की अगर बात करें, अगर हमारा प्रोडक्शन जो साइकिल है वो बहुत बड़ा है, मतलब प्रोसेसिंग जो हो रहा है हमारे रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचने का, काफ़ी सारे प्रोसेस से वो अगर जा रहा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, पर अगर प्रोसेसिंग साइकिल छोटा है तो वर्किंग कैपिटल कम लगता है। क्रेडिट अगर हमें मिल रहा है, अगर हमें क्रेडिट मिल रहा है मतलब अगर हम लोग जो भी गुड्स खरीद रहे हैं, तो जो दुकानदार है उसने कहा अरे कोई दिक्कत नहीं, बाद में पैसे दो आराम से, अगर ऐसा सीन है ना तो फिर आपको क्या होगा, वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, बिकॉज आपको तभी के तभी पैसे नहीं चुकाने ना, तो चल जाता है आराम से। बट अगर आपको जो दुकानदार है जिसने आपसे गुड्स लिए, आपने जिससे गुड्स लिए, अगर वो बोले नहीं भाई पैसे तो मुझे अभी ही चाहिए,
तब वो केस में आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। वैसे ही क्रेडिट अवेल्ड का क्या मतलब है? देखो, कंपनी एंजॉइंग लिबरल क्रेडिट फैसिलिटीज, मतलब अगर ये दोनों मैंने आपको उल्टा बता दिया। सबसे पहले मैंने आपको क्रेडिट अवेल्ड का बताया था, अब क्रेडिट अलाउड, आप किसको कितना क्रेडिट अलाउ कर रहे हो, हम लोग उसकी बात करते हैं। अगर आपकी दुकान से कोई अगर सामान खरीदने आया और आपने कहा अरे कोई दिक्कत नहीं, बाद में पैसे दे देना, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ज़्यादा पैसे, वर्किंग कैपिटल आपका ज़्यादा लगेगा। बट अगर आप जो आपकी दुकान से अगर सामान खरीदने आ रहा है, आप उसको बोलो अरे भाई देख ले, ऐसा नहीं चलेगा, अगर सामान खरीदना है तो आप तुम्हें अभी के अभी मुझे पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे केस में आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। सो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, बट अगर आप क्रेडिट अलाउ नहीं कर रहे हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। वैसे ही अगर क्रेडिट अवेल, आपको सामने वाला आपको क्रेडिट दे रहा है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, बट अगर सामने वाला आपको क्रेडिट नहीं दे रहा है, वो आपको सामने वाला बोल रहा है कि देखो भाई आपको अगर चाहिए सामान तो आप अभी के अभी पैसे दे दो, मुझे बोल रहा है वो कि आपको अभी पैसे देने पड़ेंगे, तो मुझे पैसे अपने हाथ में रखने पड़ेंगे ना, तो वो टाइम पे मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है? अगर रॉ मटेरियल है ना आसपास में ही अवेलेबल है मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, मुझे इतना पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ऐसा दिक्कत हो जाए कि जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए बहुत कम मिलते हैं यहाँ पे, तो मुझे एक साथ बहुत सारे खरीदने पड़ेंगे ना, तो ऐसे केस में मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या कह रहे हैं? हमारा जो एफिशिएंसी है रॉ मटेरियल का, वो क्या करता है? रिड्यूसेस द लेवल ऑफ रॉ मटेरियल डेटर्स, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी साथ में कम हो जाता है। बराबर। लास्ट, आई प्रॉमिस दिस इज लास्ट, इसके बाद हमारा चैप्टर भी खत्म। सी आई नो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, दैट आई अग्री, बट पॉइंट्स सारे इजी है, दैट यू ऑल हैव टू अग्री विथ मी। इसमें कुछ ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है, सो दैट्स द रीज़न। ये देखिए इतने सारे पॉइंट्स है, बट इट इज़ नॉट समथिंग कि आप बोलोगे इतने पॉइंट्स है इतने डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है ना, काफ़ी ज़्यादा ईजी पॉइंट्स है ये, येस और नो। यहाँ पे भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी होता है, जैसे फिक्स्ड में था यहाँ पे भी है। अगर कंपनी को लग रहा है उनका ग्रोथ आगे जाके बहुत होगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, पर अगर उन्हें लग रहा है कि भाई ग्रोथ है ही नहीं हमारे कंपनी का, हम लोग यहीं पे सही है, तो उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। कंपटीशन अगर ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, कंपटीशन अगर कम तो वर्किंग कैपिटल भी कम। इन्फ्लेशन, भाई देखो इन्फ्लेशन मेरा मानो ऐसा है कि देखो मुझे रोज के 100 यूनिट प्रोड्यूस करती हूँ मैं, ओके 100 यूनिट प्रोड्यूस करती हूँ। पहले मुझे 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 50 रुपए लगते थे, सो मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना हो गया था? 5000, बराबर 5000। बट इन्फ्लेशन आ गया है, महंगाई बढ़ गई है, सो वही 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए अब मुझे कितने लग रहे हैं? 60 रुपए। तो भाई देखो 6000, इवन तो मेरा प्रोडक्शन मैंने नहीं बढ़ाया, सब कुछ सेम था, बट इन्फ्लेशन की वजह से मेरा जो वर्किंग कैपिटल पहले मुझे 5000 लग रहा था, वो मुझे लग रहा है 6000। तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो सकता है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरी बढ़ सकती है, बराबर। इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म। आई होप सो आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट है डोंट वरी, कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दीजिए, आई विल श्योरली हेल्प यू विद दैट। और ये अभी हमारा और कितने बचे? 2 चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ कर दूंगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन, 1 शॉट में पूरा हो जाएगा, इसलिए जल्दी से वो खत्म कर देते हैं। तो उसके बाद हमारा हो जाएगा फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर भी खत्म, और इसके साथ हम लोगों के 6 के 6 चैप्टर हो जाएंगे। आज हमने कर दिए 4 चैप्टर खत्म आउट ऑफ 6, भाई 50% से ज़्यादा हमारा पोर्शन हो चुका है। आई होप सो आपको अभी तक इसमें से किसी में भी डाउट नहीं है, बट अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ लेट अस नो अबाउट दैट। ये हमारे चैप्टर्स होने के बाद हम केस स्टडीज़ और सब कुछ करने वाले हैं, बराबर। आई विल सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट क्लास। अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू एवरीवन।